इनसे लालू प्रसाद यादव से शुरू करें, उनका जो कॉन्फिडेंस है, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों जेल में रह के टूट चुका है, मतलब अगर कोई सामान्य व्यक्ति रहता तो निश्चित रूप से टूट चुका रहता, लेकिन इस उम्र के इस पड़ाव में और लगभग सारी हारी हुई बाजियों के बाद भी जिस उम्मीद के साथ वो बोल रहे हैं, वो आप देखिए कि हम अगले समय आएंगे, तो इसके पीछे केवल केवल कह देना नहीं है, इसके पीछे ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है कि एक तरफ विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है, न्यायपालिका में लोगों का विश्वास फिर से जागृत हुआ है, वरना न्यायपालिका ने पिछले दौरान कुछ ऐसे ऐसे फैसले दिए थे, इस कदर फैसले थे कि जो सामान्य रूप से लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, समानता में विश्वास रखने वाले, हर तरह के जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले, मतलब हमारे जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य है उनमें विश्वास रखने वाले लोगों का जो दिल है वो टूटता जा रहा था लगातार। लेकिन ऐसे वक्त में चंद्रचूड़ साहब जैसे व्यक्ति आते हैं, और याद कीजिए कि मणिपुर का अगर ये मामला उठा है तो उसका श्रेय किसी को नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर उस मामले का सुओ मोटो नहीं लेता, स्वतः संज्ञान नहीं लेता, तो मुझे नहीं लगता कि यह मामला जो है इस कदर सामने आ सकता था। तो ये सारी चीजें जो डेवलप हो रही है, अब विपक्ष का एक साथ फिर से वापस आना, जुड़ना, और इन सबके बीच में आज जो इनका जो मोदी जी का जो हताशा भरा ये जो बयान है, उनका जो पूरा का पूरा, जिसकी बॉडी लैंग्वेज पे हम लोग बात भी कर चुके हैं, इस तरीके से वो एक हताश और पराजित से व्यक्ति दिख रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति जान रहा है कि मैं पराजित हो रहा हूं, वो ये बताने के लिए मैं पराजित नहीं हूं, बार बार एक असंभव सी घोषणा करता है कि नहीं नहीं मैं जीत रहा हूं, वगैरह वगैरह। ये सब जो हम देख रहे हैं, यही कारण है कि जो हम लोगों के बीच एक थोड़ी सी, हम लोगों के बीच मतलब जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि भारत की जो जीवन प्रणाली है वो एक संविधान सम्मत हो, हर किसी को न्याय पहुंचे, एक न्यायपूर्ण समाज बने हमारा जो देश है, उनमें इसलिए थोड़ी सी जो है उम्मीद हम मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण एक उम्मीद थोड़ी सी जागती हुई दिखती है। तो ये जो चीजें हैं, मोदी की विदाई जो आपने की, विपक्ष ने तय कर दी पीएम मोदी की विदाई, तो वो इसलिए कि विपक्ष का ये कॉन्फिडेंस है। हम अभी तक मोदी के आत्मविश्वास के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सही बात तो यह है कि तय उनकी विदाई जो है विपक्ष का ही आत्मविश्वास तय करेगा, लेकिन कह देने मात्र से नहीं होगा। अभी बंबई में जो बैठक होने जा रही है 30 तारीख को, वो काफी कुछ तय कर देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के जो 5 चुनाव हैं, इन 5 चुनावों में ये विपक्ष एकजुट जाता है, और बिना इन चीजों की परवाह किए कि कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी का है, हमें मिलकर जिताना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की विदाई हो सकती है, लेकिन बात असली वही है कि मोदी जो है इस तरीके से अपने ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अपने अपने एक तरह से बंधक बना के क्या वापिस आ जाते हैं मैदान में, ये देखना होगा। लेकिन मोदी ने जो ये कहा है कि मैं ही अगले समय आऊंगा, तो फिर आरएसएस का जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर बोलता है कि आने वाला चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता और हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा सकता, उस दावे का क्या होगा, ये सोचने का काम जो है वो आरएसएस का है और बीजेपी का है। राजीव जी, आरएसएस है तो विपक्ष को तो निश्चित रूप से, आखिर विपक्ष के पास क्या होता है, उसके पास कोई सरकारी मशीनरी होती नहीं है, उसके पास वैसे संसाधन नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से सत्ता पक्ष की बजाय वो निश्चित रूप से विपक्ष को हमेशा इस चीज का टोटा रहता है। हो सकता है उसका कुछ घटक दल हो जिनके सरकारें चल रही हो, वहां से कुछ पैसा जनरेट हो जाए, तो इस तरीके के जो संसाधन होते हैं उस मामले में तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष आगे दिखता है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाता हूं। आज का जो ओवरऑल जो इनका मोदी का जो वहां पे शो था, मैं उनके भाषण की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें एक वीडियो जो है वो बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए, जिसमें वो युवा लोगों के बीच गए थे, और वो बच्चे कौन है मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन आप देखिए उन्होंने अपने आप को फिजिकली फिट दिखाने के लिए वो 12-15 सीढ़ियां बड़ी तेजी से चढ़ गए। पता नहीं आपने उसको ध्यान दिया कि नहीं दिया, मुझे तो डर लग रहा था जिस हिसाब से वो चढ़े हैं। तो ऐसा लगता है कि 2024 का वो बताना चाहते हैं कि 2024 लेकर 29 तक की मेरी फिजिकल फिटनेस ऐसी है कि कृपया मुझे मार्गदर्शक मंडल में भेजने का न सोचिए। तो उस वीडियो को फिर से देखा जाना चाहिए। वाकई उन्होंने इतने तेजी से एक 72-73 साल के उनको अपना मतलब सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और निश्चित रूप से एक एसेट होता है जो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्र के लिए, जब तक वो कम से कम सीट पर है, तो उन्हें जिस तरीके से उन्होंने दिखाया। दूसरी बात, एक बात यहाँ पे ये बात हुई कि वो मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, इसका मुद्दा, उसका मुद्दा, क्यों नहीं उन्होंने सारी बातें की, मणिपुर के बारे में सरकार की क्या भूमिका रही वो क्यों नहीं बताया। उन्होंने ये तो बताया कि वहां की स्थिति सुधर रही है,
बेरोजगारी हम पीएम आवास के बड़े संख्या में बना रहे हैं। लेकिन कारण यह है कि इसलिए ये सब चीज मुद्दों के ऊपर वो चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि इसका जिम्मेदार जो है वो खुद ये सरकार है। 10 सालों में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा, उद्योग का हो, कृषि का हो, सर्विस सेक्टर हो, चाहे जितने भी तरह की चीजें हैं, वो क्या बर्बादी हुई है वो बताए जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं जिसमें हमने ये कहा कि उन्होंने ये कहकर कि भाई अगले बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा, तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने पहली बार नहीं बोला। अभी कुछ दिन 1-1.5 हफ्ते पहले उन्होंने दिल्ली के एक मंदिर का जब शिलान्यास किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि शिलान्यास मैं कर रहा हूं और मैं ही इसका लोकार्पण भी करूंगा। 1-1.5 साल पहले उन्होंने ये भी बता दिया है कि कोई ये ना सोचे कि मोदी जो है वो चला जाएगा, मोदी यहीं पर है और आने वाले समय में भी वो यहीं रहेगा। ये पुराना थोड़ा सा 1.5-2 साल पहले का रिफरेंस है, तो उनकी मानसिक तैयारी तो बने रहने की है। अब सवाल ये है कि इसमें चिंतित होने की किसको जरूरत है। देखिए, जनादेश जो होता है हमारे यहाँ तो संसदीय प्रणाली है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो होते नहीं है। हम जो चुनते हैं अपना सांसद चुनते हैं। सांसद जो है वो जाकर प्रधानमंत्री को चुनता है। सबको पता है, ये मतलब जैसे अमेरिकन प्रणाली नहीं है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो होता नहीं है। अब इसमें जो है वो चिंता करने की बात न तो विपक्ष को है, न तो आपको है, न तो जनता को है, न तो किसी और को है। उन्होंने तो सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है, अपनी भारतीय जनता पार्टी को ही कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि आप लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, आप लोग जब भी अगला चुनाव होगा आप लोगों को मुझे ही चुनना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। एक और बात, हमेशा जो होता है कि प्रधानमंत्री जो कम से कम इनका जो होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसका उस पर मोहर लगाने का काम, चेहरा तय करने का काम तो आरएसएस का है। इसका मतलब यह है कि क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी जो है वो मोदी के पास क्या बंधक बन चुकी है। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे पहले भी प्रधानमंत्री जब भी भाषण दिया करते थे लाल किले से, तो कभी नहीं कहते थे कि अगले बार भी, वो तो अगले साल की बात भी नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि अगले साल भी मैं ही झंडा फहराने आऊंगा। जैसे नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी है, जो भी 5 साल के लिए निर्वाचित होता था, लेकिन किसी ने 1 साल के बाद की भी गारंटी नहीं दी की, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी भी संसदीय दल जो है वो मुझे हटा सकता है, उसका अधिकार है। जो प्रधानमंत्री किसे बनाकर रखना है, किसे नहीं रखना है, ये उसके हाथ में नहीं होता है। जिस तरीके से अमेरिका का प्रेसिडेंट एक बार बन गया, उसको नहीं हटाया जा सकता। सीनेट के भी पास शायद वो अधिकार नहीं है कि उसको हटा सके। वो महाभियोग के जरिए ही उसको हटाया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पर तो संसदीय दल जो होता है वो तय करता है, जैसे मुख्यमंत्री करता है राज्य में। तो वो अगर ये कह रहे हैं तो ये चिंता करने की बात राजीव जी ना आपके लिए है न मेरे लिए है। ये जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो सोचिए, अध्यक्ष कितना लाचार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी कितनी लाचार है। पूरा का पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो नेतृत्व है वो कितना लाचार है। उनसे पूछे बिना ही और उनकी अनुमति के बिना ही, अनुशंसा के बिना ही, बिना स्वीकृति के बाहर जो है सीधे सीधे मोदी कह रहे हैं कि अगली बार मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर है और आरएसएस पे है। ये बात समझने की है राजीव जी। जी, सबसे बड़ी बात यहाँ एक बात और भी आती है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूँ। मोदी जी लगातार 2024 की बात, खुद की बात, मैं ही झंडा फहराऊंगा, एक अकेला सब पर भारी, ऐसे तमाम